सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में गायनेकोलॉजी में आज हम इवोल्यूशन ऑफ सीमन का जो है वो वीर्य परीक्षण है मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे थे कल। तो इसके अंदर एक जो है अर्थ जो है गलत मेरे द्वारा बताया गया। ये जो तनुकृत होता है ना, तनुकृत का कल मैंने शायद इसका बता दिया कि शायद ठंडा करना नहीं होता। तनुकृत का मतलब होता है डाइल्यूशन करना, डाइल्यूट करना उसको। क्योंकि जब सीमन कलेक्ट करते हैं तो वो वो तो 4 से 5 ml ही होगा, लेकिन उसको एक्सटेंड करना, उसके अंदर क्या क्या मिला है वो आगे पढ़ेंगे, जिनको एक्सटेंडर कहते हैं, सीमन एक्सटेंडर, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो उसमें मिलाते हैं, फिर वो जो है वो जितनी सैकड़ों गायों के काम आने के लायक बनता है। क्योंकि एक जो है एक जो सीमन स्ट्रा होता है मिनी, उसमें 0.25 ml जो है सीमन आता है। तो 0.25 ml से अगर 5 ml से हम सीम बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 20 बनेंगे। 1 ml से 4 बने तो 5 से कितने बनेंगे? 20 ही बनेंगे। तो सैकड़ों कैसे बनेंगे? तो उसके अंदर वो एक्सटेंडर डाला जाता है। तो वो जो है इसको कहते हैं तनुकरण करना। तो ये तनुकरण करने से पहले, यानी कि डाइल्यूशन करने से पहले उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये इसका पहले पेज पे ये जो लिखा है, वीर्य के मूल्यांकन से पहले उसे तनुकृत नहीं करना चाहिए, यानी कि डाइल्यूटेड नहीं करना चाहिए। तो इसको कल मैंने बाद में देखा कि ये तनुकरण का शब्द जो है, शायद मुझे मेरे हिंदी वाला शब्द जो है वो ठंडा करने से शायद उसको फ्रीज से शायद हो गया होगा पिछले लेक्चर में, उसको दुरुस्त कर लेना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मोटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। शायद यहीं मेरे ख्याल कल हमने मोटिलिटी पे ही शायद इसको छोड़ा था कल। यस। तो शुक्राणुओं के ग्रुप गतिशीलता की जांच। ग्रुप गतिशीलता, ग्रुप का मतलब 1 ml जो है हमने स्लाइड पे लिया सीमन को। अब वो जितने सारे के सारे मूवमेंट करेंगे इकट्ठे, इसको ग्रुप मोटिलिटी कहते हैं उनकी। तो ये है मास मोटिलिटी या ग्रुप मोटिलिटी टेस्ट स्पर्मेटोजोआ। इस जांच में यह पता लगता है कि एक साथ समूह में कितने शुक्राणु गतिशील हैं, उनकी गति कितनी तेज है, क्योंकि गर्भाधान के लिए शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना जरूरी होता है और गतिशीलता बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको ही ज़्यादा मार्ग तय करना पड़ता है। आपने देखा होगा, ओवा तो फेब्रिया ने पकड़ा और एम्पुला तक पहुंच गया, तो बहुत ही थोड़ा उसका वो है पथ है। लेकिन इसको क्या करते हैं, सर्विक्स के अंदर या सर्विक्स पर भी कई बार छोड़ देते हैं। तो सर्विक्स का पूरा सफ़र है, फिर यूट्रस का पूरा है, फिर हॉर्न का पूरा है। तो ये सफ़र जो है, इसको अगर इसकी गति अच्छी है तो ये वहाँ तक पहुँचता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच करने से पता चलता है इस मास मोटिलिटी के अंदर कि कितने शुक्राणु जीवित हैं, कितने शुक्राणु गतिहीन हैं लेकिन मरे हुए नहीं हैं। गतिहीन नहीं है मतलब उनमें मूवमेंट नहीं है लेकिन मरे नहीं हैं, और कितने शुक्राणु उसके अंदर मरे हुए। ये टेस्ट जब सांड को लंबे समय तक प्रजनन में काम महीने नहीं लेते, तो उसमें ज्यों ही लंबे प्रजनन आराम के बाद में सीमन लेते हैं तो उसके शुक्राणुओं में गति कम होती है तथा मृत शुक्राणु भी ज़्यादा होते हैं। इस गतिशीलता पर निम्न कारक असर डालते हैं: लंबा प्रजनन विश्राम, मौसम, बसंत ऋतु में स्पर्म में गति ज़्यादा होती है तथा तेज गर्मी, अधिक तापमान में तेज ठंड के कारण स्पर्म गति कम करता है। जब सारे शुक्राणु एक साथ गति करते हैं तो हल्की लहरें व भंवर, अब आप देखिए लहरें क्या होती हैं, इसको इधर मेरा हाथ नजर आ रहा है उधर, तो देखिए लहरें तो ये होती हैं, ये लहर होती है, और भंवर क्या होता है, ये भंवर होता है। आपने जमींदार हैं सारे अपने सुनने वाले जितने बच्चे हैं, अरे मोगे पे कभी खड़े हुए हो? पानी जब आता है नहर में तो मोगे पे खड़े हो, मोगे में जो पानी मोगे के अंदर से निकलता है ना, तो उसमें भंवर बनता ही हूँ।
यूं बनता है भंवर, आपने देखा होगा, वो भंवर है। तो इसमें लहरें और भंवर, तो भंवर कब बनेगा? अगर उनकी गति सर्कुलर होगी। वेव्स कब बनेंगी? जब उनकी गति सीधी होगी, तब वेव्स बनेंगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वेव्स एंड एडीज यानी कि भंवर, गति देखने की विधि। हालांकि ये यहाँ पे आपको इनकी फील्ड के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है, लेकिन अगर कहीं इस कलेक्शन सेंटर पे, सीमेन कलेक्शन सेंटर पे अगर पोस्टिंग हो जाती है तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। गति देखने की विधि। ताजे एकत्रित वीर्य की एक बूंद को स्लाइड पर रखकर लो पावर के ग्लास में सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो लहरें व भंवर के आधार पर वीर्य को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सीमन में लहरों की गति अगर बहुत तेज है, लहरें ऊपर उठती, आगे की तरफ बढ़ती तथा भंवर बनाती हैं, तो 100% शुक्राणुओं का जीवित होना पक्का है, श्योर है कि सारे के सारे शुक्राणु जीवित हैं। और ये एक्सीलेंट जो है वो सीमन कहलाता है। इसमें इसको ग्रेडिंग के अंदर 5+ देते हैं, देखिए ना लिखे हुए हैं प्लस 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 5, यहाँ इसको ऐसे +5 भी लिख सकते हैं। इसमें लहरें उपरोक्त प्रकार से जो है वो उठती हैं। लेकिन दूसरा, इनमें क्या होता है, उनमें गति कुछ कम होती है और लहरें उपरोक्त प्रकार से ही उठती हैं तथा लहरें किनारे तक जाती हुई प्रतीत होती हैं। रैपिड वेव्स एंड एडीज, ये इसका मतलब है 70 से 90% शुक्राणु जीवित है और ये गुड क्वालिटी का सीमन कहलाता है। इसको ग्रेड में ग्रेडिंग करते हैं तो +4 देते हैं उसको। अब ये तीसरी तरह का, इसमें लहरों की गति बहुत सुस्त व बिखरी हुई और हल्का भंवर दिखाई देता है, तो इसमें 50 से 70% शुक्राणु जीवित है। इसको ठीक ठीक कह सकते हैं, यानी ठीक ठीक सीमन है, फेयर, और +3 बस यहाँ तक ही काम में ले सकते हैं। इसके बाद के जो हैं वो काम में नहीं लेते हैं। अगर इसके बाद की जो गतियाँ नजर आती हैं कौन सी हैं? चौथा, इस प्रकार के वीर्य में लहरें व भंवर स्पष्ट नहीं, लेकिन शुक्राणु गतिशील, लौटते पोटते यानी कि गतिशील नहीं है तो लोट पोट कर रहे हैं बस। नो वेव्स एंड एडीज बट स्पर्म आर मोटाइल एंड इन ऑसिलेटिंग मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन आप समझते हो ना? ऑसिलेटिंग क्या होता है? जैसे आपने दीवार वाली घड़ी देखी है और उसमें वो पीछे एक नीचे जो है वो पेंडुलम लटकता रहता है, वो ये गति जो है ऑसिलेटिंग कहलाती है। ये ऑसिलेटिंग गति है। तो इसी तरह से स्पर्म यूं लोटपोट करते हैं, आगे नहीं बढ़ती। 40% शुक्राणु जीवित, खराब सीमन है, पुअर है, और इसको +2 ग्रेड देते हैं। 5वां, इस प्रकार के वीर्य में शुक्राणु एक जगह ही लोटते पोटते हैं, सिर्फ ऑसिलेटिंग मोशन ही करते हैं और कुछ नहीं करते, तो इसमें 20% शुक्राणु जीवित हैं और ये बहुत खराब, वेरी पुअर, +1। 6ठा प्रकार का, इस प्रकार के वीर्य में शुक्राणु मृत अवस्था में होते हैं, कोई हलचल नहीं दिखाई देते, सभी शुक्राणु मृत हैं और सभी जो है वो पुअर क्या, 0 क्वालिटी का हो गया, इसको तो फेंकना ही मुनासिब है। ये हमने पढ़ी मास मोटिलिटी। अब एक आती है इंडिविजुअल मोटिलिटी। इंडिविजुअल, अलग अलग स्पर्म की अपनी अपनी मोटिलिटी। मास मोटिलिटी इकट्ठे जो सबका जो है सबका साथ चल रहा था। और अब जो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, स्पर्म एक एक को देखना, एक एक स्पर्म की गति, इंडिविजुअल मोटिलिटी। इसमें प्रत्येक शुक्राणु की गति को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तथा पता लगाया जाता है कितने प्रतिशत शुक्राणु गतिशील हैं तथा किस प्रकार की गति करते हैं। तब शुक्राणुओं की गति, ये निम्न जो हैं वो 3 तरह की गतियां हमने पढ़ी ली हैं वैसे तो। एक तो ये है, अब नाम अलग अलग हैं इसमें, देखिए। प्रगामी गति, प्रोग्रेसिव यूं चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, ये प्रोग्रेसिव, आगे की तरफ जो जा रहा है, प्रोग्रेसिव मोशन। इसमें शुक्राणु एक लाइन में बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं तथा तीव्र गति दर्शाते हैं। इसके बाद में आता है रोटेटरी मोशन, भंवर, मैंने अभी बताया था, चक्रीय गति।
इस प्रकार के सीमन में शुक्राणु एक वृत्त की परिधि में चलते नजर आते हैं, जिसका व्यास स्पर्म की लंबाई के बराबर होता है। जैसे ये स्पर्म इतना मान लो लंबा है तो इतनी दूर जाके घूमेगा, जितना स्पर्म लंबा है उतना वहीं जाके उसी लंबाई से घूमते हैं यूं। तो ये हो गई रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहा है। अब है दोलन गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। इसमें शुक्राणु एक ही जगह पर लोटपोट होता रहता है, खिलते नजर आते हैं, आगे की ओर चलते नजर नहीं आते। तो ये 3 तरह की स्पर्म की जो है वो गति हैं, और इन्हीं के आधार पर हम इसमें चेक करते हैं एक स्पर्म को देख के। तो अभी जो है शुक्राणुओं की गति परीक्षण करने के लिए वीर्य एकत्रित करने के तुरंत बाद एक बूंद वीर्य को एक स्लाइड में लेते हैं तथा सूक्ष्मदर्शी से हाई पावर के द्वारा शुक्राणुओं की गति को देखकर निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। अभी हमने +5 को कहा था उत्कृष्ट, तो यहाँ भी +5 जो है वो देखिए उत्कृष्ट ही है। जब 80% या अधिक शुक्राणु तेजी से चलते दिखाई देवें, उनमें से 80% शुक्राणु तेजी से चलती दिखाई देवें तो ये उत्कृष्ट है। 60 से 80% या अधिक शुक्राणु तेजी से चलते दिखाई देते हैं तो +4 है। 40 से 60% या अधिक शुक्राणु तेजी से चलते हैं तो ठीक है, और 20 से 40 हैं तो खराब में आ ही गया, और बहुत खराब अगर 20% से अधिक शुक्राणु तेजी से चलते हैं या 20 से कम। और मृत बेकार, जब एक भी शुक्राणु चलता दिखाई नहीं देता तो ये मृत और बेकार 0 इसकी जो है ग्रेडिंग देते हैं इसको। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे मास मोटिलिटी और इसमें इधर भी यही दे रखा है, इधर भी दे रखा है, ग्रेडिंग के अंदर तो सेम ही आ रहे हैं। तो अब हम नोट कृत्रिम गर्भाधान के लिए +3, इधर भी मैंने आपको बताया था +3 यानी कि 50 से 70% शुक्राणु, यहाँ भी ये +3 यानी कि 40 से 60% अधिक शुक्राणु तेज़ी से चलते हुए दिखाई देने चाहिए। और जिसके अंदर 60% से कम हो तो हम तो फील्ड के अंदर चेक कर लिया करते थे और इससे कम वाले को लगाते ही नहीं थे, और लगाना भी नहीं चाहिए। 40 वाला भी कोई ख्याल नहीं करेगा। 60% से ज़्यादा अगर मोटिलिटी है तो वो ही शुक्राणु जो है वो यही करने चाहिए और वही कामयाब होते हैं, दूसरे कामयाब नहीं होते। शुक्राणुओं की कुल संख्या ज्ञात करना। शुक्राणुओं की कुल संख्या ज्ञात करना यानी कि शुक्राणु सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द स्पर्म्स। कंसंट्रेशन भी कहते हैं इसको, डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। परिभाषा, 1 ml वीर्य में कितने शुक्राणुओं की संख्या उपस्थित है वह उसकी सांद्रता कहलाती है। किसी मादा पशु का गर्भधारण निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है या निम्न स्पर्म्स की बातों पर निर्भर करता है। यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, निम्न स्पर्म्स की बातों पे। तो स्पर्म्स में जीवित शुक्राणुओं का प्रतिशत इस पे डिपेंड है। शुक्राणुओं से मतलब गर्भाशय में उपस्थित डाले गए जीवित शुक्राणुओं की संख्या, ये जो है वो हमें देखना होता है। अब बुल्ले के वीर्य की सांद्रता जो है, अंडरलाइन कर लेना इसको, 0.3 से 2.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होती है। औसतन 1.2 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो होती है इसकी सांद्रता, तथा 0.1 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम सांद्रता वाला सीमन अनुपयोगी होता है, काम में नहीं लेना चाहिए। ये अंडरलाइन कर लेना इस पूरी लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्राणुओं की सांद्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, कंसंट्रेशन स्पर्म्स की निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला है सांड का व्यक्तिगत आकार व वजन। सांड द्वारा अलग अलग समय लिया गया वीर्य, जैसे सुबह अधिक सांद्रता, दोपहर कम सांद्रता। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हो तो सांद्रता कम हो जाएगी। सांड द्वारा सीमन इकट्ठा करने की विधि का उपयोग कैसे किया है आपने, इलेक्ट्रो इजेकुलेशन वो मैंने बता दिया, मसाज मेथड ये भी बता दिया, में सांद्रता कम होती है क्योंकि उनमें सहायक प्रजनन ग्रंथियों का स्राव तो ज़्यादा होता है लेकिन स्पर्म की संख्या कम होती है। लंबे समय से प्रजनन विश्राम के बुल से लिए गए सीमन शुक्राणुओं की संख्या कम होती है।
72 घंटे के अंतराल से पूर्व लगातार वीर्य श्रृंखलन से भी शुक्राणु की सांद्रता कम हो जाती है। वृक्षण की बीमारी, टेस्टिस की कोई बीमारी हो तो भी सांद्रता कम होती है। ये टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया कहते हैं टेस्टिस का छोटा हो जाना, हाइपरप्लेसिया बड़ा हो जाना, हाइपोप्लेसिया छोटा हो जाना। श्रृंखलन से पूर्व यदि बुल्ल को उत्तेजित किया जाता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता निकालने के लिए 3 विधियां प्रचलित हैं। पहला है सीमन का रंग या गाढ़ापन, अपीयरेंस ऑफ कलर एंड कंसिस्टेंसी, और दूसरा है हीमोसाइटोमीटर द्वारा, बाई हीमोसाइटोमीटर, और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक क्लोरीमीटर द्वारा। तो हम इसका जो है वर्णन आज ये पढ़ लिया, ये तीनों का वर्णन जो है हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर समय हो गया है, तो अब इसको एक लेक्चर शायद और हमें नहीं 2 में पार पड़ेगी, तो ये इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये सारे के सारे आपको सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे। सॉरी, ये तो सेकेंड ईयर का ही है। हाँ, ये तो सेकेंड ईयर का ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।